Hello everyone, welcome to Azmal IAS Academy. Today we are going to discuss the important current affairs regarding polity and governance of week 4 of November 2025. Okay, let's deep dive into the topics. अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है कि देयर इज नो लिमिट फॉर द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स ऑन बिल्स. अभी देखिए इस टॉपिक को आपको समझाने के लिए मुझे दो जजमेंट का मतलब वो देना पड़ेगा आपको कि पहला जजमेंट ने क्या बोला था, अभी जजमेंट ने क्या बोला गया है. उसके लिए आपको थोड़ा मुझे बेसिक वगैरह आपको सिखाना पड़ेगा कि क्या बोला है. एक्चुअली देखिए जब एक स्टेट बिल गवर्नर के पास जाता है तब गवर्नर्स हैज वेरियस ऑप्शंस टू डू इट. यू प्रोबेबली नो इट कि वो एसन दे सकता है, विथेल कर सकता है ना, रिटर्न कर सकता है, या तो प्रेसिडेंट के लिए क्या कर सकता है, रिजर्व कर सकता है. और मतलब एक पॉकेट वीटो का ही एक मतलब वो ऑप्शंस भी है कि मतलब कोई एक्शन ना लेना को ही क्या बोलते हैं, पॉकेट वीटो बोलते हैं. तो वो भी एक्शन वो ले सकता है. अभी देखिए क्या हुआ है, इशू क्या हुआ था कि तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज सेंड अराउंड 10 to 12 bills to the governor फ्रॉम 2021 to 2023. लेकिन गवर्नर क्या करता था, मतलब उसको ऐसा नहीं देता था और मतलब पॉकेट वीटो यूज करता था. द गवर्नर डिड नॉट टेक एनी काइंड ऑफ एक्शंस. ओके, और ऐसा करता था कि गवर्नर रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट कुड नॉट और डिड नॉट टेक एनी काइंड ऑफ एक्शंस. तो वो बिल मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली से तो पास हो जाता था लेकिन वो एक्ट नहीं बन पाता था. तो इट वाज अ टसल बिटवीन द गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो इसीलिए तमिलनाडु गवर्नमेंट रीच टू सुप्रीम कोर्ट साइटिंग दिस इशू कि मतलब ये तो गलत हो रहा है, हम लोग बिल पास कर रहे हैं लेकिन गवर्नर लॉ बनने के लिए नहीं दे रहा है. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट इन 2025 अप्रैल मंथ द सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन ए जजमेंट सेइंग दैट कि द गवर्नर शुड नॉट प्रैक्टिस gubernatorial procrastination. gubernatorial procrastination मतलब कि द गवर्नर कैनॉट सिट ऑन द बिल इनफाइनाइटली. ठीक है, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस भी दिया कि आपको क्या करना है. ठीक है, टाइमलाइन भी फिक्स कर दिया. और जो पॉकेट वीटो था वो पॉकेट वीटो क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था. पॉकेट वीटो आप लोगों को पता ही होगा कि मतलब इंडिया में द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर हैज द पॉकेट वीटो कि कितने समय के अंदर मतलब बिल के ऊपर एक्शन लेना है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बोला गया है. ठीक है, और जहां पे व्हेन देयर इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस there the Supreme Court can use Article 142 to do the complete justice. तो under that article Supreme Court has given guidelines कि आप ऐसे ही नहीं बैठ सकते हो. अगर आपके पास एक बिल गया है तो what the governors can do, the governor can do the various things. One is that give assent to the bill, है ना, give assent to the bill. ठीक है, और अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला 2025 अप्रैल मंथ में क्या बोला कि द गवर्नर हैज टू टेक द एक्शन विथ इन 1 month. एक महीने के अंदर आपको एक्शन लेना है, आपको रिजेक्ट करना है, आपको एक्सेप्ट करना है, आपको एक महीने के अंदर क्या करना है, वो एक्शन लेना है. अगर गवर्नर ने एसेंट दे दिया तब तो वो क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा. अगर क्या कर दिया, विथहेल्ड कर दिया, इफ इट विथहेल्ड द बिल, देन क्या होगा, इट विल ऑटोमेटिकली गोज टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है, मतलब फिर से रिटर्न हो जाएगा. और अगर फिर से लेजिस्लेटिव असेंबली ने भेज दिया, इफ लेजिस्लेटिव असेंबली अगेन पास द बिल, then governor has to give the assent. ठीक है, ये तो अप्रैल मंथ में बोला गया था सुप्रीम कोर्ट ने. अभी अगर विथहेल्ड कर रहा है तो रीजन भी देना पड़ेगा. ठीक है, रिटर्न रीजन देना पड़ेगा आपको, मतलब गवर्नर को देना पड़ेगा. और उसके ऊपर क्या होगा, जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है. तो मतलब
ये रेस्ट्रिक्शन डाल दिया है गवर्नर के ऊपर, मतलब अप्रैल मंथ में। इसको ही अभी मतलब चेंज किया है, वो मैं बाद में आऊंगा, ठीक है। और क्या कर सकता है, देखिए अगर गवर्नर मतलब 1 महीने के अंदर वो एक्शन नहीं लेता है, तब वो बिल को मतलब कंसीडर किया जाएगा कि दैट बिल हैज बीन पास्ड, इट विल बी कंसीडर्ड डीम्ड पास्ड, ठीक है। गवर्नर क्या कर सकता है, गवर्नर कैन रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंट, कैन रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंट। अभी देखिए प्रेसिडेंट के पास बिल चला गया, तो पहले क्या होता था कि प्रेसिडेंट के पास ऐसा कोई मतलब टाइम फ्रेम नहीं था कि कितने समय के अंदर लेना है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि आपको 3 महीने के अंदर, विथ इन 3 मंथ्स द प्रेसिडेंट हैज टू टेक द एक्शन, मतलब पॉकेट भी तो खत्म कर दिया है, ठीक है। ये बोला था अप्रैल मंथ में, 2025 ऑफ अप्रैल मंथ सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, ठीक है। इसके वजह से क्या हुआ, एक रिएक्शन आया, प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 143 यूज करके एडवाइस मांगा, किससे, सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। एडवाइजरी जुडिक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 143 यूज करके प्रेसिडेंट ने एडवाइस मांगा ऑन वेरियस फैक्टर्स, ऑन 14 फैक्टर्स, इंक्लूडिंग दिस तसल कि बिल पास करेंगे तो क्या हो सकता है, कैन जुडिशियरी इंटरफेयर इन द लेजिस्लेटिव प्रोसेस, बिकॉज दिस वाज ए क्वेश्चन दैट इज द सुप्रीम कोर्ट इज वायलेटिंग द सेपरेशन ऑफ पावर्स, बिकॉज लॉ बनाने का काम किसका पास है, लेजिस्लेटर के पास है, जुडिशियरी लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंटरफेयर कर रहा है। तो इसीलिए प्रेसिडेंट ने क्या भेजा, एक क्वेश्चन पूछा, मतलब एडवाइजरी जुडिक्शन यूज करके क्वेश्चन पूछा सुप्रीम कोर्ट को कि ये इशू है, आप बताइए, एडवाइस दीजिए मुझे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया है, उसी मतलब जो रेफरेंस दिया था प्रेसिडेंशियल एडवाइस, उसी को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक जजमेंट दिया है। इट वाज हेडेड बाय B.R. गवाई, ठीक है। इट वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, और उसने क्या बोला है, ये जो 3 महीने का समय था प्रेसिडेंट के लिए और गवर्नर के लिए 1 महीने का था, वो नहीं है, वो खत्म कर दिया गया है। और जो बोला गया था कि 3 महीने के अंदर अगर पास नहीं किया प्रेसिडेंट के लिए, और गवर्नर के लिए क्या बोला था कि 1 महीने के अंदर अगर एक्शन नहीं लिया, प्रेसिडेंट के लिए बोला था कि 3 महीने के लिए अगर आपने एक्शन नहीं लिया, दैट बिल हैज बीन डीम्ड पास्ड, वो भी कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है। तो ये सब खत्म कर दिया गया है। तो वही बोला गया है कि नो फिक्स टाइमलाइंस फॉर द असेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कशन इज प्रिजर्व, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला गया है कि द गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट शुड टेक एक्शन एज सुन एज पॉसिबल। अभी एज सुन एज पॉसिबल मतलब क्या है, वो तो मीनिंग है नहीं। तो जो अप्रैल महीने में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि एज सुन एज पॉसिबल मतलब 1 मंथ एंड 3 मंथ, 1 मंथ फॉर गवर्नर, 3 मंथ फॉर प्रेसिडेंट। अभी सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि एज सुन एज पॉसिबल मतलब ऐसा कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं है, लेकिन हाँ आप मतलब एक प्रोलॉन्ग टाइम के लिए गवर्नर नहीं बिल को रिजर्व कर सकते, तब जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, तब मतलब कोर्ट केस हो सकता है, लेकिन इन जनरल नहीं होगा, कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं दिया गया है, ठीक है। यही बोला गया है कि देखिए नो डीम एसेंट विया कोर्ट्स, मतलब कोर्ट उसको इंपोज नहीं कर सकता है कि 1 महीने में आपने एक्शन नहीं लिया है तो ये बिल पास हो गया, ऐसा अभी नहीं होगा, ओके। लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू, डिले अलाउड बट ओनली फॉर प्रोलॉन्ग्ड अनएक्सप्लेन्ड इनएक्शन। अगर प्रोलॉन्ग टाइम तक मतलब बहुत देर तक, बहुत समय तक कुछ एक्शन नहीं लिया है, तभी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ओके। अभी देखिए गवर्नर का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, या गवर्नर के लिए भी ये मतलब एक वो दिया गया है, गाइडलाइंस दिया गया है कि आप क्या कर सकते हो। अभी देखिए गवर्नर इफ इट गिव्स द ग्रांट्स देन इट विल बिकम द एक्ट, ठीक है। अगर विथहोल्ड करता है गवर्नर, मतलब गवर्नर के पास बिल गया, अगर गवर्नर विथहोल्ड कर देता है, वो क्या हो जाएगा, वो रिटर्न तो लेजिस्लेटिव असेंबली में चला जाएगा, और एक बार फिर से अगर लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास कर दिया, तब गवर्नर को उसको क्या करना पड़ेगा, एसेंट देना ही पड़ेगा। थर्ड ऑप्शन क्या हो सकता है कि गवर्नर कैन रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट का कंसिडरेशन के लिए रख सकता है, ओके। ये 3 ऑप्शंस अभी गवर्नर के पास है, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑल 3 ऑप्शंस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन नेचर, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन नेचर। इसका मीनिंग ये है कि सपोज गवर्नर ने क्या किया, उस बिल को रिजेक्ट कर दिया, विथहेल्ड कर दिया, तो वो तो ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जाएगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास। अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने फिर से उसी बिल को मतलब पास करके गवर्नर के पास भेज दिया, उसके बाद गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व नहीं कर सकता है। आपको अगर रिजर्व करना था तो पहले ही आपको कर लेना था विदाउट टेकिंग इनटू एनी एक्शन।
आप कोई भी एक्शन लेने से पहले ही आप अगर प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर देते तो वो दूसरा बात था, लेकिन एक एक्शन ले लिया है उसके बाद फिर से आप एक दूसरा एक्शन ले रहे हैं, वो नहीं हो सकता है। ऑल थ्री ऑप्शंस आर व्हाट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अभी ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि वी नीड टू अपहोल्ड द सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। तो इसीलिए ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन 2025 ऑफ द अप्रैल मंथ ऑफ द 2025 सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन ए डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट जजमेंट, एंड इट हैज नाउ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हैज ओवररूल्ड द अर्लियर इट्स ओन जजमेंट। ओके, तो दैट वाज द थिंग, दैट वाज द न्यूज। Then next news is that India deploys AI tools to combat online child sexual abuse material। अभी देखिए ये एक बहुत छोटा न्यूज है एक्चुअली। एक चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल को, मतलब चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल मतलब जो डीप फेक या मॉर्फिंग करके जो मतलब चाइल्ड पोर्नोग्राफी या जो इमेज को डिस्टॉर्ट करते हैं, ठीक है, उसको डिस्टॉर्ट करने के लिए, उसको मतलब खत्म करने के लिए एक ऑनलाइन एआई टूल निकाला गया है। किसने निकाला है? एनसीपीसीआर ने निकाला है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के अंदर इस एआई टूल को डिप्लॉय किया गया है, ठीक है। दिस एआई टूल व्हाट यू विल डू, इट विल डिटेक्ट द डीप फेक्स, it will detect the fake videos, it will detect the fake images and it will delete it। ओके, मतलब ये पहले ये होता था कि मतलब फेक न्यूज चला गया, ठीक है, डीप फेक चला गया, उसके बाद मतलब रूल्स रेगुलेशन ये सब चल रहा है, ठीक है। लेकिन अभी क्या होगा, वो डिलीट ही कर देगा ये एआई टूल, ताकि मतलब जो मतलब सोशल स्टिग्मा बन जाता है ना, एक बार मतलब किसी का इमेज खराब हो जाए तो वो खत्म हो जाएगा, वो थोड़ा मतलब रेस्ट्रिक्शन में आ जाएगा। किसी का इमेज सोशल मीडिया में खराब हो ये तो नहीं, सही नहीं है। और स्पेशली दोज हु आर चाइल्ड, वो अगर मतलब इसी एज में अगर उन लोगों का कुछ सोशल इमेज खराब हो जाए ड्यू टू सम सोशल मीडिया, मतलब उनका कोई गलती भी था भी नहीं, इट वॉज बिकॉज ऑफ डीप फेक, तो ये तो बहुत खराब चीज़ है। तो इसीलिए इन्होंने एक टूल मतलब लॉन्च किया है। अभी उस टूल का नाम उन लोगों ने मतलब पब्लिश नहीं किया है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं दिया है, बट यू कैन यूज दिस इन योर मेंस पेपर, कि आप लोग बोल सकते हैं कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने एक क्या यूज किया है, एआई टूल यूज कर रहे हैं, हैज डिप्लॉयड टू डिटेक्ट द डीप फेक्स, है ना, मॉर्फिंग, उसके बाद फेक न्यूजेस रिगार्डिंग, फेक न्यूजेस मतलब जो फेक इमेजेस वगैरह, जो चाइल्ड जो सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल्स वगैरह होते हैं, उन सबको डिटेक्ट करने के लिए ये एआई टूल निकाला है। वही है न्यूज़ यहाँ पे, और मैंने डिटेल में देखे रखा है। देखिए, एनसीपीसीआर है रिसेंटली रिपोर्टेड रिजॉल्विंग 26,000 कंप्लेंट्स एंड रेस्क्यूइंग 23,000 वनरेबल चिल्ड्रन ओवर द लास्ट 6 months। तो ये मतलब डाटा है, आप लोग यूज कर सकते हो। अभी ये प्रॉब्लम क्या है, मैंने तो बताया है कि मतलब चाइल्ड सेक्सुअल जो एब्यूज मटेरियल्स है वो सब फ्लडेड हो जाते हैं इन सोशल मीडिया बिकॉज ऑफ द डिफेक्ट्स एंड एवरीथिंग, तो उसको टैकल करने के लिए ही लाया गया है। अभी लीगल लैंडस्केप क्या क्या है देखिए, एक तो है पॉक्सको एक्ट है, आईटी एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, लेकिन ये सब एक्ट एआई जनरेटेड जो मतलब सीएसए में है, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल्स हैं, उन सबको डील नहीं करता है डायरेक्टली, ठीक है। तो इसलिए इन सबको हटाने के लिए एआई टूल इज ए वेरी गुड थिंग, कि उसको सोशल मीडिया से हटा दो, उसके बाद केस वगैरह जो चलना है वो चलेगा, पहले उसको सोशल मीडिया से हटा दो, ठीक है। तो वही मतलब ये गोल है। अभी देखिए एनसीपीसीआर का इनिशिएटिव्स में क्या क्या इंक्लूड है। एक तो एआई पावर्ड स्कैनिंग ऑफ द टूल्स, ठीक है, ऑटोमेटेड फ्लैगिंग एंड ट्राइजेस सिस्टम, ओके, इट हैज इंटीग्रेटेड 16 डिजिटल पोर्टल्स। तो इन सबको 16 डिजिटल पोर्टल्स को एक साथ मतलब कोलैबोरेट कर दिया है, और उन सबको एक साथ क्या करते हैं, वो स्कैन करते हैं, स्कैन करके डीप फेक्स वगैरह, मॉर्फिंग वगैरह ये सब चेक करके उन सबको डिलीट करते हैं, ओके। दिस मार्क्स ए शिफ्ट फ्रॉम द रिएक्टिव पुलिसिंग टू प्रोएक्टिव डिटेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यू कैन यूज दिस लाइन इन योर कंक्लूजन, कि थ्रू दिस टूल we have moved towards from reactive policing to proactive detection। रिएक्टिव पुलिसिंग मतलब क्या, कि मतलब एक बार हो गया उसके बाद मैं रिएक्ट कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले क्या करूं, मैं डिटेक्ट करके उसको डिलीट कर दूं, प्रॉब्लम सोल्व, केस चलेगा, चलता रहेगा, वो दूसरा बात है, लेकिन उसका इमेज तो खराब नहीं होगा, ठीक है। तो दैट इज द एजेंडा ऑफ दिस टूल। देन नेक्स्ट न्यूज है द डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो। अभी देखिए, ये जनरली न्यूज सर्कुलर होता रहता है, या मतलब जो यूपीएससी सर्कुलर है, हम लोग मतलब ये यूज करते हैं कि हु ने बताया है कि मतलब
कि डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो शुड बी 1:1000। ये सही नहीं है एक्चुअली, बिकॉज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नेवर डिक्लेयर सच काइंड ऑफ रेशियोज। ठीक है, ये एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है कि 1:1000 डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो होना चाहिए। ठीक है, ये ग्लोबल स्टैंडर्ड है। अभी देखते हैं कि इंडिया का स्टैंड क्या है। अभी देखिए, इंडिया में 1:1 डॉक्टर रेशियो तो है नहीं, लेकिन अगर हम लोग आयुष को भी पकड़ लेते हैं, मतलब इफ वी कंसिडर द आयुष डॉक्टर्स, द एलोपैथिक डॉक्टर्स एज वेल एज द प्रैक्टिशनर्स ऑफ द आयुष, तब थोड़ा रेशियो सही बैठता है हम लोग का। इट इज अराउंड 836। यहाँ पे मैंने देके रखा है, ये देखिए कि इंडिया का अभी देखिए कि इंडियाज डॉक्टर अवेलेबिलिटी इंक्लूडिंग आयुष इज 1/836। ये तो सही है, मतलब कि 1:836 है इंक्लूडिंग द आयुष प्रैक्टिशनर्स। अगर सिर्फ एलोपैथिक डॉक्टर्स को पकड़े इट विल बी 1:1262 है, तो इसमें थोड़ा हम लोग पीछे हैं। और एक चीज है देखिए कि जो हेल्थ वर्कर्स है, मतलब इट विल इंक्लूड डॉक्टर्स, मिडवाइफ्स, नर्सेस, सबको अगर मिला ले तो ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से इट शुड बी 4.45 पर 1000 पीपल, लेकिन इंडिया में क्या है, इट इज 3.06 पर 1000 पीपल। तो इसमें हम लोग थोड़ा क्या है, पीछे है। तो दिस इज ए डाटा, यू कैन यूज इट इन योर मेंस, ओके, कि हम लोग कहाँ पे पीछे हैं। तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ऑब्वियसली मेडिकल सीट्स बढ़ाना चाहिए, मेडिकल कॉलेजेस बढ़ाना चाहिए, नर्सिंग एंड मिडवाइफ वर्कफोर्स को हम लोग को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। देखिए, और एक इशू ये आता है इंडिया का हेल्थ सेक्टर को लेके, अभी जो डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो है वो इतना भी मतलब खराब नहीं है, इट इज ऑलमोस्ट ओके, क्योंकि आयुष प्रैक्टिशनर को अगर हम लोग लेके तो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स में तो सही है, एलोपैथिक में थोड़ा पीछे है। लेकिन मेन प्रॉब्लम इज दैट जियोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन। जियोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन, इसका मीनिंग क्या है कि जो मैक्सिमम डॉक्टर्स हैं वो रूरल एरिया में रहना नहीं चाहिए, वो रूरल एरिया में नहीं रहना चाहते हैं। दे जनरली टेंड टू रिसाइड इन अर्बन एरियाज। तो अर्बन एरियाज में तो डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो वो हाई है, और जो रूरल एरिया है वहां पे डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो बहुत क्या है, मतलब नीचे है, मतलब जितना होना चाहिए उतना नहीं है, बिकॉज द अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स इन द रूरल एरियाज आर वेरी पोर। ठीक है, दैट्स अ वेरी बिग इशू। तो इसके लिए तो मतलब गवर्नमेंट ने मतलब ये सब इनिशिएटिव लेते हैं कि मतलब कंपलसरी रूरल प्रैक्टिस होना चाहिए। लेकिन कंपलसरी रूरल प्रैक्टिस होने के बाद एक बार जब मतलब डॉक्टर्स व्हेन दे गेट देयर डिग्रीज, व्हेन दे कंप्लीटेड देयर पीजी, उसके बाद रूरल एरियाज में उन लोग का पोस्टिंग मतलब बहुत कम ही होता है, या मतलब दे डू नॉट वांट टू गो इनटू दैट प्लेसेस। ऐसा नहीं है कि कोई डॉक्टर नहीं काम कर रहा है, बहुत सारा ऐसा डॉक्टर्स है जो रूरल एरिया में भी बहुत अच्छा सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स दे टेंड टू एस्टेब्लिश इन द अर्बन एरियाज। ओके, तो दैट इज वन ऑफ द वेरी बिग इशू दैट नीड टू बी रिजॉल्व बाय द गवर्नमेंट। देन नेक्स्ट ये पॉइंट आता है राइट्स ऑफ द ट्रांसजेंडर पर्सन्स इन इंडिया। ठीक है, ट्रांसजेंडर्स को लेके मतलब क्या क्या रिफॉर्म वगैरह है, क्या क्या राइट्स वगैरह है, ये सब हम लोग देखते हैं। अभी देखिए, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, अभी तो बहुत बढ़ गया होगा क्योंकि लास्ट अराउंड 12-13 ईयर्स से सेंसस तो हुआ ही नहीं है। तो 2011 सेंसस में इट वाज आइडेंटिफाइड दैट अराउंड 4.87 लाख पीपल एज आइडेंटिफाइड एज द अदर जेंडर। तो ये अदर जेंडर को थर्ड जेंडर का कैटेगरी कब मिला, थर्ड जेंडर का कैटेगरी कब मिला, द नालसा केस है कि नहीं, 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि द थर्ड जेंडर, द ट्रांसजेंडर्स आर कंसिडर्ड एज द थर्ड जेंडर, ओके, एंड दे विल हैव द सेम राइट्स like the other two genders. It will uphold the articles 14, 15, 16, 19 and 21 and they are allowed to determine themselves. मतलब वो खुद को वो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन कर सकता है, ठीक है, कि आई एम ए थर्ड जेंडर। ओके, तो दैट वाज द केस। अभी देखते हैं हम लोग कि ट्रांसजेंडर को लेके लीगल फ्रेमवर्क्स क्या क्या है, गवर्नमेंट ने क्या क्या मतलब प्रोविजंस वगैरह लाए हैं टू अपहोल्ड द प्रोविजंस ऑफ द ट्रांसजेंडर, टू डू द वेलफेयर वर्क फॉर द ट्रांसजेंडर्स रिगार्डिंग हेल्थ, एजुकेशन, सब में। क्योंकि देखिए ट्रांसजेंडर्स फेस वेरियस इश्यूज, स्पेशली द सोशल स्टिग्मा वाला जो इशू है वो बहुत फेस करते हैं। दे फील एलियनेटेड इन देयर ओन होम, इन देयर ओन स्कूल, इन देयर ओन कॉलेज। तो इन सब को सोल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स वगैरह लिया है। एज ए सोसाइटी यू ऑल्सो नीड्स टू एवॉल्व, वी ऑल्सो नीड टू डेवलप न्यू वैल्यू सिस्टम्स, बट गवर्नमेंट ने भी कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स लिया है टू गिव द सेफगार्ड्स टू द ट्रांसजेंडर्स। अभी एक तो एक्ट है किया है ट्रांसजेंडर्स पर्सन प्रोटेक्शन राइट्स एक्ट 2019। इसमें क्या बोला गया था कि
लीगल रिकॉग्निशन, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, वेलफेयर एंड अकाउंटेबिलिटी की प्रोविजंस क्या क्या था सेक्शन 2 में? इट हैज इंक्लूडेड ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांसजेंडर्स, ट्रांस वोमेन, ट्रांसजेंडर, क्यूर, ठीक है, इन सब को ही क्या बनाया गया था? थर्ड जेंडर एक्सेप्ट किया गया था कि ट्रांसजेंडर के डेफिनेशन के अंदर ये सब लोग आता है, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी प्लस जो बोलते हैं ना, ये सब लोग ही ट्रांसजेंडर के डेफिनेशन के अंदर आता है। सेक्शन 3 करता है कि prohibition of the discrimination of the transgenders regarding education, health or anything, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, इन सब में आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। देखिए अगर आप डिस्क्रिमिनेशन करोगे और आप पकड़े जाओगे, प्रूफ हो गया कि यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग दैट पर्सन ओनली बिकॉज दैट पर्सन इज बिलोंग टू थर्ड जेंडर, तो आपको 2 साल का सजा भी मिल सकता है, ठीक है, दैट इज द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। सेक्शन 4 to 7 इसमें क्या बोला गया है कि ए पर्सन कैन सेल्फ आइडेंटिफाई दैट पर्सन एज ए ट्रांसजेंडर, उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेशन भी मिलेगा, वो सर्टिफिकेशन आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिल जाएगा। और आपको अप्लाई करने के लिए यू डू नॉट नीड टू गो बाय योर सेल्फ, यू कैन अप्लाई इन ऑनलाइन, ठीक है। एक नेशनल पोर्टल है फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन, ऐसा एक पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल है, वहां पे आप क्या कर सकते हो? अप्लाई कर सकते हो और आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा विच वाज साइंड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ओके, सेक्शन 8 to 12 क्या बोलता है? गवर्नमेंट ड्यूटीज, वेलफेयर स्कीम्स, इंक्लूजन इन द एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, कंप्लेन ऑफिसर्स, तो इन सबको डिप्लॉय किया जाएगा। सेक्शन 16 to 18 क्या बोलता है? क्रिएशन ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स थ्रू पॉलिसी एडवाइस, मॉनिटरिंग एंड कोऑर्डिनेशन। तो अल्टीमेटली it will be a statutory body which will be under the Ministry of Social Justice and Empowerment, which will look after the welfare of the what? Transgenders, है ना, वेलफेयर ऑफ द ट्रांसजेंडर्स। तो दिस इज द एक्ट ऑफ 2019। अभी ट्रांसजेंडर पर्सन रूल्स 2020 भी लाया गया है। इसमें क्या लाया गया है कि ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल्स बनाया जाएगा इन स्टेट्स, अराउंड 20 हैज ऑलरेडी बीन एस्टैब्लिश्ड। ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड्स बनाया जाएगा, ऑलरेडी 25 हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। और एडिशनल गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स वगैरह है, ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। ट्रांसजेंडर नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स, इसमें आप क्या कर सकते हो? ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो कि आई एम ए ट्रांसजेंडर, आई नीड द सर्टिफिकेशन, आई नीड द आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा इस पोर्टल के थ्रू, यू कैन अप्लाई इट। देन सॉरी, दिस वन इज National Portal for Transgender Person. What I am saying, National Council for Transgender Person is a statutory body actually. It is under the what? Ministry of Social Justice and Empowerment. ठीक है। और ये नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन, इसके अंदर आप क्या कर सकते हो? ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो और आपको जो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन वाला जो सर्टिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट स्कीम है, ये हमेशा ही याद रखिएगा, अगर ट्रांसजेंडर के ऊपर कोई क्वेश्चन आए, आपको इनिशिएटिव लिखना है या वे फॉरवर्ड में आपको लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है, यू नीड टू राइट दिस स्कीम, स्माइल स्कीम। इट इज ए अम्ब्रेला स्कीम एक्चुअली, इट्स इंक्लूड्स ए लॉट ऑफ थिंग्स। व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स? वन कंपोनेंट इज दैट स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ये काम करेगा, ठीक है। स्माइल स्कीम के अंदर इट विल वर्क ऑन द स्किल डेवलपमेंट ऑफ द ट्रांसजेंडर्स। जैसे अभी देखिए इसके अंदर, ये मुझे अभी याद आ रहा है, एक प्रोग्राम चला था स्वीकृति बोल के, स्वीकृति, ये संचल राणा बोल के एक IAS ऑफिसर है, संचल राणा इन उड़ीसा, वो आई थिंक उड़ीसा कैडर में ही है। तो उन्होंने ये एक प्रोग्राम लाया था स्वीकृति। इससे क्या करते हुए वो स्किल डेवलपमेंट ऑफ द ट्रांसजेंडर्स करते थे। स्किल डेवलपमेंट ऑफ द ट्रांसजेंडर्स, तो ये सब आप लोग याद रखिए, आप लोग यू कैन यूज दिस थिंग्स, ओके। मुझे याद आ गया तो मैंने बोल दिया। आयुष्मान भारत तीजी प्लस, अब ये देखिए नॉर्मली हम लोगों को तो पता है कि आयुष्मान भारत क्या है, कि 5 लाख का आपको फैमिली हेल्थ मतलब वो मिलेगा, इंश्योरेंस मिलेगा आपको, फैमिली को मिलेगा। अभी आयुष्मान भारत तीजी प्लस जो है वो इंडिविजुअल ट्रांसजेंडर्स को मिलेगा। आयुष्मान भारत तो फैमिली के लिए है, लेकिन आयुष्मान भारत तीजी वो स्पेसिफिक ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए है। उनको अगर कोई ऑपरेशन करना है, कोई हेल्थ इशू है, उनको अल्टीमेटली 1 साल में उनको कितना मिलेगा? 5 साल का हेल्थ, 5 लाख का उनको क्या मिलेगा? हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। गरिमा गृह है, इट इज ए शेल्टर होम, मतलब दोज ट्रांसजेंडर पर्सन हु फेस डिस्क्रिमिनेशन, सेक्सुअल वायलेंस, दे कैन गो टू दिस होम एंड टेक शेल्टर देयर। इट्स ए रिहेबिलिटेशन सेंटर एक्चुअली, कि वहाँ पे आप मतलब रह सकते हो, आपको केयर लिया जाएगा, ठीक है। ये बहुत सारे स्टेट्स में अभी बना भी जा रहा है, बहुत ढेर सारे स्टेट्स में बना भी चुके हैं अभी, ठीक है। चैलेंजेस क्या क्या है? वही है कि
ये तो सोसाइटल इशू है ही, ठीक है, इट्स ए सोसाइटल स्टिग्मा, इट इज स्टिल येट टू बी एक्सेप्टेड बाय लार्जर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, तो दे फेस सोशल स्टिग्मा, दे फेस एलियनेशन, है ना। और अभी ये तो राइट टू मैरी वाला भी इशू भी है कि अभी तो वो तो मतलब राइट टू मैरी इट बिकम ए लीगल राइट, राइट टू चूज योर पर्सन इज ए फंडामेंटल राइट बट राइट टू मैरी इज ए लीगल राइट, तो उसमें ट्रांसजेंडर्स का इशू भी आ रहा है ना, वो सब भी इशू है। अभी ये क्वेश्चन मैंने एक दिया है, यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट इट। डिस्कस हाउ लीगल रिफॉर्म्स एंड वेलफेयर इनिशिएटिव्स इन द इंडिया हैव एक्सपांडेड राइट्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन, व्हाट गैप्स रिमेन इन अचीविंग full inclusion. So you can write this answer and submit in our Telegram group. I'll try to check it. Okay, try to do that. Try to write the answers. Next है पर्सनैलिटी राइट्स इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी देखिए ये इंटरेस्टिंग बात है एक्चुअली। क्या होता है, अभी एआई टूल इतना ढेर सारा आ गया है, वो क्या करते हैं, दिस एआई टूल्स जनरली यूज टू क्लोन द वॉइसेस ऑफ सम इम्पोर्टेंट सेलिब्रिटीज, और उन सबको मतलब क्लोन करके क्या करते हैं, एड रन कर देते हैं, प्रमोशन वगैरह कर देते हैं, ठीक है, और उन सेलिब्रिटीज को पता ही नहीं है। अभी इसी वजह से क्या हुआ है, आशा भोसले, अक्षय कुमार, इन सब ने मतलब ढेर सारा पिटीशन वगैरह फाइल किया है इन वेरियस हाई कोर्ट्स कि ये तो सही नहीं है, हमारा जो पर्सनैलिटी राइट्स है उन सबको तो मतलब मिसयूज हो रहा है, ठीक है। इसीलिए ये टॉपिक न्यूज में है, तो हम लोग देख लेते हैं कि पर्सनैलिटी राइट्स वगैरह क्या है और इशू क्या है। इशू तो मैंने आप लोगों को मोटा मोटा बता ही दिया है कि मतलब डीप फेक वगैरह यूज करके, मॉर्फिंग वगैरह यूज करके, ठीक है, डिजिटल डिस्कॉन्टेंट यूज करके वो लोग क्या करते हैं, एआई टूल यूज करके वॉइस क्लोनिंग कर देते हैं, डिजिटल क्लोनिंग कर देते हैं, ठीक है, सेहरा लगा देते हैं, उसी को तो मॉर्फिंग बोलते हैं कि नहीं। डीप फेक वीडियोस भी निकल के आते हैं, तो उनसे क्या करते हैं वो लोग कमर्शियल पर्पस में यूज कर लेते हैं कि एड रन हो रहा है, देखो अक्षय कुमार मेरा प्रोडक्ट क्या करता है, मतलब वो सेल कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, ठीक है। तो इससे तो मतलब क्या है, जो पर्सन है उनका तो जो राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू डिग्निटी है, वो सब तो वायलेट हो रहा है, आर्टिकल 19 भी वायलेट हो रहा है ना। तो दैट इज द इशू एक्चुअली। लेकिन इंडिया में इशू क्या है, इंडिया में इशू ये है कि जो ये डी पर्सोनिफिकेशन है, मतलब पर्सनैलिटी राइट्स को लेके स्पेसिफिकली कोई लॉ नहीं है, तो इसी के ऊपर न्यूज है कि पर्सनैलिटी लॉज को लेके, पर्सनैलिटी राइट्स को लेके एक स्पेसिफिक लॉ होना चाहिए। इनडायरेक्ट तो है, जैसे आर्टिकल 21 बोलता है कि राइट टू डिग्निटी होना चाहिए, राइट टू पर्सनल लिबर्टी होना चाहिए, है ना। आर्टिकल 19 भी आपको फ्रीडम देता है, लेकिन वो रिजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाता है आपके ऊपर, है कि नहीं। तो ये सब तो है, लेकिन डायरेक्ट लॉ है नहीं। लेकिन इंपॉर्टेंट कुछ कुछ जजमेंट्स वगैरह है सुप्रीम कोर्ट का, वो सब आप लोग यूज कर सकते हो। दिस आर डायरेक्ट गाइडलाइंस की, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये अमिताभ बच्चन वर्सेस रजत नागी 2022 में ये केस चला था। इसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने ये बोला था कि अनऑथराइज्ड वॉइस लाइकनेस यूज रेस्ट्रिक्टेड बाय द दिल्ली हाईकोर्ट, मतलब आप अनऑथराइज्ड वॉइस को यूज नहीं कर सकते हो फॉर कमर्शियल पर्पसेज और एनी अदर पर्पसेज, ठीक है। इससे क्या होता है, डी पर्सोनिफिकेशन होता है। डीएम एंटरटेनमेंट वर्सेस बेबी गिफ्ट हाउसेस, पासिंग ऑफ ए सेलिब्रिटी पर्सोना विदाउट कंसेंट इज प्रोहिबिटेड, ठीक है। इसी वजह से टाइटन वर्सेस रामकुमार ज्वेलर्स केस में इसमें क्या बोला था कि मिस यूज ऑफ सेलिब्रिटी इमेज इज अनलॉफुल, आप मॉर्फिंग नहीं कर सकते हो, मतलब, है ना। तो दीज आर सम सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस, लेकिन इस सब के ऊपर कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है। अभी लॉ नहीं है तो क्या होता है पता है, देखिए गाइडलाइंस तो दे दिया है कि ये नहीं हो सकता है, ये क्राइम है, लेकिन लॉ आता है तो तब क्या होता है, एक डिटेल रूल्स एंड रेगुलेशन आता है कि इसमें हो सकता है, इसमें नहीं हो सकता है, अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है, अगर किसी ने क्राइम किया है तो क्या पनिशमेंट मिलेगा, पूरा डिटेल में आता है, ठीक है। वो लीगल पनिशमेंट बन जाता है। लेकिन गाइडलाइंस अगर आप नहीं कर रहे हो तो वो जुडिशरी के ऊपर है, जुडिशरी ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ओन डिस्क्रिप्शन इट विल टेक द डिसीजंस। लेकिन अगर लीगल प्रोसीडिंग बन जाता है तो क्या होता है, वो लीगल प्रोटेक्शन भी आ जाता है, नहीं तो वो जजेस के डिस्कशन के ऊपर आता है कि वो एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, है ना। लेकिन उसके ऊपर कोई स्पेसिफिक लॉ वगैरह नहीं है। क्या क्या लॉ है ये हम लोग एक बार देख लेते हैं। मतलब देखिए पर्सनैलिटी राइट्स को लेके कोई लॉ नहीं है, लेकिन उससे मिलता जुलता एक दो लॉ है, जैसे कॉपीराइट लॉ है। कॉपीराइट एक्ट के अंदर क्या है, इट प्रोटेक्ट्स द परफॉर्मेंस राइट्स। कॉपीराइट तो आप लोगों को पता ही होगा कि मतलब कंटेंट या म्यूजिक या कोई भी हो, जो मतलब क्रिएटर है उनका जो क्रिएशन है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन ये डी पर्सोनिफिकेशन को मतलब वो नहीं करते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन है कि ये भी डी पर्सोनिफिकेशन या पर्सनैलिटी राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ आईटी रूल्स एड्रेस हार्मफुल डिजिटल कंटेंट एंड डिफेक्ट्स, ये तो बोलते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली डिफेक्ट बनाना क्राइम है वो तो बोल दिया, लेकिन डिफेक्ट बनाने के वजह से जो डी पर्सोनिफिकेशन हुआ है, जो पर्सनैलिटी राइट्स का वायलेशन हुआ है,
उसके लिए क्या मतलब क्या होना चाहिए, वो प्रोविजंस वगैरह अभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। दैट इज द थिंग, दैट्स व्हाई इट इज इन न्यूज। तो वही मैंने आप लोगों को बताया, ये ह्यूमन एआई नेक्सस, ये एआई क्रिएटेड न्यू रिस्क, ये सब तो आप लोग पढ़ते ही रहते हैं कि डिफेक्ट्स वगैरह है, कॉमर्शियल मिसयूज है, डाटा स्क्रैपिंग है ना। इमेज, अभी देखिए इमेज अगर आपको आप अगर एक सेलिब्रिटी है, आपका इमेज अगर गलत जगह पे मतलब पेस्ट कर दिया, ठीक है, मॉर्फिंग कर दिया, तो आपका तो इमेज चला जाएगा, सोशल इमेज तो चला जाएगा। क्योंकि लोग जब स्क्रॉल करते रहते हैं रील्स वगैरह, तब थोड़ी ना वो देखते हैं कि ये मॉर्फिंग है कि रियल है। तो आ रहा है तो आ रहा है, देख रहे हैं, सोशल इमेज तो खराब हो गया। तो आपको पैसा मिल गया कॉमर्शियलाइजेशन करके, लेकिन इज्जत चला गया उस सेलिब्रिटी का। तो इसको लेके मतलब कोई डायरेक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। वही बोल रहा है कि हमको जो ये पर्सनल राइट्स है उन सबको बचाने के लिए वी नीड टू हैव स्ट्रांग लॉस। वही है न्यूज, दैट इज द टॉपिक, ठीक है। लेट्स कम टू द लास्ट टॉपिक। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एक्चुअली। अभी एक पिटीशन फाइल किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, और वो पिटीशन बोल रहा है कि सर ये जो कॉलेजियम सिस्टम है ना, इस कॉलेजियम सिस्टम इज वेरी ओपाक, इट्स नॉट वेरी ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबिलिटी नहीं है सर, जजेस आर अपॉइंटिंग द जजेस, ठीक है। तो एनजीएससी को फिर से रिवाइव कीजिए। एनजीएससी क्या है मैं बताऊंगा, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इसको रिवाइव कीजिए। और वो पिटीशन एक्सेप्ट भी हो चुका है, ठीक है, दैट्स व्हाई इट क्रिएट्स अ न्यूज, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूं कि कॉलेजियम सिस्टम क्या है, उसके बाद मैं बताऊंगा एनजीएससी क्या है, ठीक है। और अभी ये मतलब क्यों चल रहा है ये इशू, क्यों मतलब अभी न्यूज में क्यों, अभी न्यूज में क्यों है तो मैंने बता दिया, लेकिन व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अभी देखिए क्या है, जजेस को अपॉइंट करता है कौन, हु अपॉइंट्स द जजेस, इट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द सुप्रीम कोर्ट जजेस अंडर हिज हैंड एंड सील, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 124 ये बोला गया है कि व्हेन प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द प्रेसिडेंट इफ इट फील्स नेसेसरी then it can consult with the judges of the supreme court। कंसल्टेशन करना जरूरी है, मतलब the president should consult with the judges of the supreme court। ये कंसल्टेशन वाला जो शब्द है यही है मेन चीज, मतलब क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट इज द अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि कंसल्टेशन मतलब क्या है, कंसल्टेशन मतलब एडवाइस है, वो एडवाइस बाइंडिंग है, नॉन बाइंडिंग है, कैसा है, क्या है। तो इसके ऊपर जुडिशियरी ने ढेर सारा जजमेंट्स दिया है, 3 इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, ठीक है। उन तीनों को ही 3 जजेस केसेस बोलते हैं, उसी से कॉलेजियम सिस्टम डेवलप हुआ है। तो वही हम लोग थोड़ा देखते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ स्टैटिक टॉपिक। फिर भी मैं ऊपर से आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। कॉलेजियम सिस्टम क्या है वो तो मैं बता ही दूंगा, डोंट वरी। पहले जजेस केस से चलते हैं। फर्स्ट जजेस के इट वाज टुक प्लेस इन 1981। इसमें क्या बोला गया कि जो कंसल्टेशन है इट इज जस्ट एन एक्सचेंज ऑफ व्यूज, इट इज जस्ट एन एक्सचेंज ऑफ व्यूज। मतलब जो सीजीआई मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो मतलब एडवाइस देगा प्रेसिडेंट को कि इनको अपॉइंट कीजिए, इनको अपॉइंट मत कीजिए, ये जो मतलब एडवाइस देगा वो एडवाइस क्या है, इट्स ए एक्सचेंज ऑफ व्यू, इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट कैन टेक इट्स ओन डिसीजन, प्रेसिडेंट कैन टेक द डिसीजन ऑन इट्स ओन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो फर्स्ट जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि जो ये जो वर्ड कंसल्टेशन है इट इज जस्ट एन एक्सचेंज ऑफ व्यू, नॉट ए बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया है, एग्जीक्यूटिव को पावर दिया गया है, एग्जीक्यूटिव को डिस्क्रिशनरी पावर दिया गया है रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस। सेकेंड जजेस केस में क्या हुआ 1993 में, इसमें क्या किया मतलब उल्टा, फिर से उल्टा कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो कंसल्टेशन है ना ये सिर्फ एक्सचेंज ऑफ व्यू नहीं है, ये बाइंडिंग है प्रेसिडेंट के ऊपर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो मतलब एडवाइस देगा प्रेसिडेंट को, दैट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसको अपॉइंट करने के लिए बोलेंगे प्रेसिडेंट को, उन्हीं को अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें एक कॉलेजियम सिस्टम भी डेवलप हो गया। इसमें ये बोला गया कि सीजीआई विथ 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शुड गिव द एडवाइस टू द प्रेसिडेंट एंड ऑन द एडवाइस द प्रेसिडेंट शुड एक्ट अकॉर्डिंगली एंड दैट एडवाइस इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो सेकेंड जजेस केसेस में क्या बोला गया कि एक कॉलेजियम सिस्टम भी डेवलप हो गया, जो एडवाइस है वो भी क्या हो गया, बाइंडिंग हो गया। मतलब सीजीआई
प्लस 2 सुप्रीम कोर्ट जज। ये बना के क्या बन गया? कॉलेजियम सिस्टम, मतलब ग्रुप ऑफ जजेस। ठीक है, ये जो एडवाइस देगा प्रेसिडेंट को वो क्या होगा? बाइंडिंग होगा। और जिनको एडवाइस मतलब रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस कि किसको अपॉइंट करना है, किसको अपॉइंट नहीं करना है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कॉलेजियम सिस्टम बोल रहा है कि ये एक्स बंदे को, ठीक है, आप अपॉइंट कीजिए, तो प्रेसिडेंट को अपॉइंट करना पड़ेगा। जिसका नाम मतलब ये कॉलेजियम सिस्टम भेजेगा, उन्हीं को प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ेगा? अपॉइंटमेंट देना पड़ेगा एज ए सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है, थर्ड जजेस केस क्या बोलता है 1998 में? ये एक्सटेंड कर देता है कॉलेजियम को। प्रेसिडेंट के ऊपर जो बाइंडिंग वाला था वो तो है ही, मतलब कंसल्टेशन मतलब बाइंडिंग एडवाइस वो तो है ही, लेकिन जो कॉलेजियम था पहले क्या था? सीजीआई प्लस 2 जजेस, अभी सीजीआई प्लस क्या हो गया? 4 जजेस। CGI plus 4 senior most judges for appointment of the Supreme Court judges, and for the appointment of the High Court judges the collegium is CGI plus 2 senior most Supreme Court judges। ठीक है, हाई कोर्ट के लिए एक दूसरा कॉलेजियम है और सुप्रीम कोर्ट के लिए एक दूसरा कॉलेजियम है। लेकिन इसमें क्या बोला गया, जो सुप्रीम कोर्ट वाला है इसमें क्या बोला गया? अगर इन जो CGI plus 4 senior most judges है ना, इसमें से अगर दो ने भी रिजेक्ट कर दिया किसी नाम को, if 2 judges did not accept the names that has been given by this collegium, then that names should not be sent to the president। और president के पास अगर चला भी जाता है, then president can disagree these names। president can disagree to appoint them। मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं कि कॉलेजियम सिस्टम क्या है? CGI plus 4 senior most judges। ठीक है, इसको कॉलेजियम सिस्टम बोलते हैं। अगर ये कॉलेजियम प्रेसिडेंट को बोलता है कि इस बंदे को आप अपॉइंट कीजिए, तो प्रेसिडेंट को अपॉइंट करना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें कैच एक डाल दिया गया, क्या कि अगर उस कॉलेजियम में से कोई 2 जजेस भी जो नाम दे रहा है प्रेसिडेंट को, उसके मतलब अगेंस्ट में बोलता है कि डिसएग्री करता है, तब पहली बात तो सीजीआई को वो सेंड करना नहीं है। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास उस नाम को देना नहीं है। अगर दे भी देता है सीजीआई, तब प्रेसिडेंट के ऊपर वो बाइंडिंग नहीं होगा। देन प्रेसिडेंट कैन व्हाट? रिजेक्ट द नेम्स। ओके, प्रेसिडेंट कैन रिजेक्ट टू अपॉइंट द जजेस। लेकिन अगर कॉलेजियम पूरा है मतलब दे देता है प्रेसिडेंट को कि इसको ही अपॉइंट कीजिए, तब तो प्रेसिडेंट को उन्हीं को क्या करना पड़ेगा? अपॉइंट करना पड़ेगा। तो दैट इज द कॉलेजियम सिस्टम। तो अभी इसी तरह से क्या होता है? अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या पता है, इसमें इशू क्या है कि कॉलेजियम सिस्टम इज मेड अप ऑफ जजेस, ऑल दीज आर जजेस, राइट? अल्टीमेटली इट इज लाइक जजेस आर अपॉइंटिंग द जजेस, देयर इज नो अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स आर देयर, देयर इज नो आउटसाइड पर्सन्स आर देयर, है ना? सुप्रीम कोर्ट का जजेस ही जजेस को क्या कर रहे हैं? अपॉइंट कर रहे हैं। इसके वजह से देयर लॉट ऑफ इश्यूज लाइक फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट ए पर्सन हैज बीन सिलेक्टेड, कि कॉलेजियम ने क्या देख के मतलब इनको अपॉइंट किया है। अपॉइंट नहीं मतलब सजेशन दिया है प्रेसिडेंट को कि इसको अपॉइंट करने के लिए। कॉलेजियम मतलब कॉलेजियम ऑन व्हाट क्राइटेरिया दे आर सिलेक्टिंग द नेम्स, तो ये सब ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो इसके वजह से इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए पार्लियामेंट ने क्या लाया? नेशनल जुडिशियल कमीशन लाया 2014 में। पार्लियामेंट हैज ब्रॉट द एक्ट ऑफ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन 2014, NJSC एक्ट। इसमें पार्लियामेंट बोलता है कि हाँ देखिए, जुडिशियरी अपॉइंट कर रहा है, जजेस तो अपॉइंट हो रहे हैं, उसमें जजेस तो रहना चाहिए, लेकिन देयर शुड बी सम थर्ड पार्टीज आल्सो देयर। इसीलिए उन्होंने एक क्या बोला कि एक NJSC हम लोग बनाएंगे, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक बनाएंगे, एक बॉडी बनाएंगे। उसमें कौन कौन रहेंगे? CGI रहेंगे, 2 सीनियर मोस्ट जजेस रहेंगे, ठीक है, यूनियन लॉ मिनिस्टर रहेंगे, एंड 2 एमिनेंट पर्सन्स रहेंगे। जिसको कौन सिलेक्ट करेगा? एक कमिटी व्हिच इज बी फॉर्म बाय PM, CGI एंड LOP, लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, ये NJSC था। अभी मतलब जो भी सुप्रीम कोर्ट जजेस को अपॉइंटमेंट देगा, वो कौन देगा? मतलब अपॉइंटमेंट तो देखिए प्रेसिडेंट ही करेगा, मतलब फाइनल सिग्नेचर तो प्रेसिडेंट ही करेगा, लेकिन प्रेसिडेंट के पास जो नाम है वो कौन भेजेगा? NJSC भेजेगा। पहले कौन भेज रहा था? कॉलेजियम भेज रहा था, अभी कौन भेजेगा? NJSC भेजेगा। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिएक्शन दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के पास तो एक ब्रह्मास्त्र है, उस अस्त्र का नाम क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर, है ना? और जो क्या नहीं है? डिफाइन नहीं है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 2015 उन्होंने जजमेंट दिया इसके ऊपर कि ये जो NJSC है ना, इट इज वायलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तब पूछा गया कि कैसे सर बताइए, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला इट इज वायलेटिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी।
इट इज वायलेटिंग द सेपरेशन ऑफ पावर। इंडिपेंडेंट जुडिशरी वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं एक्सप्लेन भी करूंगा कि इट इज वायलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर, इट इज वायलेटिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो पूछा सर कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कैसे वायलेट कर रहे हैं, तब बोल रहे हैं कि एनजेएससी में कौन कौन है बताओ। एनजेएससी में जजेस तो है, सही है, लेकिन ये यूनियन लॉ मिनिस्टर ये थोड़ा खटक रहा है, इनको तो नहीं होना चाहिए। तो पूछा गया सर क्या दिक्कत है इसमें, वो बोल रहा है अभी सुप्रीम कोर्ट जस्टिफिकेशन क्या देता है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट में जितना भी केसेस है पेंडिंग, उसमें से अराउंड 14 to 15% केसेस आर अगेंस्ट द गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट इटसेल्फ इज ए लिटिगेंट among those cases which are pending in the Supreme Court। ठीक है, मतलब सपोज मैं जज हूं, ठीक है, आई एम अपॉइंटिंग द जजेस, वो मेरे अगेंस्ट ही केस चल रहा है और मैं ही अपॉइंट कर रहा हूं, ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया है कि नहीं। तो इससे क्या हो रहा है, अल्टीमेटली इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्या हो रहा है, वायलेट हो रहा है ना, और दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट सुप्रीम कोर्ट हैज स्ट्रक डाउन द एनजेएससी। तो अभी फिर से क्या चल रहा है, 2015 के बाद से फिर से कॉलिजन सिस्टम ही चल रहा है, ठीक है। अभी इसीलिए ये न्यूज में है कि एक पिटीशन दिया गया सुप्रीम कोर्ट में कि एनजेएससी फिर से रिवाइव करना चाहिए टू ब्रिंग अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस। दैट्स व्हाई दिस टॉपिक इज इन न्यूज एंड दैट्स एक्चुअली बिकम ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अपकमिंग ईयर। इसके ऊपर और भी न्यूज आएंगे क्योंकि अभी पिटीशन एक्सेप्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो पिटीशन सिंस इट इज बीन एक्सेप्टेड, तो सुप्रीम कोर्ट विल गिव सम काइंड ऑफ जजमेंट्स, ठीक है। तो उसके ऊपर रिएक्शंस वगैरह भी आएंगे, तो दैट्स गोइंग टू मेक न्यूज इन द अपकमिंग ईयर। ओके, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।